हो गया। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विनोद कैनी है। आज मैं जो आपके सामने वीडियो लेके आ रहा हूँ वो है कलकत्ता की ट्रेनिंग के दौरान लिया हुआ वीडियो, जिसमें मैं ऑसिलोस्कोप के बारे में समझा रहा हूँ और इसमें मैं आपको पूरी बारीकी से समझाऊंगा कि ऑसिलोस्कोप कैसे काम करता है। सबसे पहले जान लेते हैं कि मेरी ट्रेनिंग में मिलता क्या क्या है। सबसे मेनली हमने कुछ प्रोजेक्टर से तैयारी की हुई है कि अच्छा दिखाएंगे तो अच्छा सीखेंगे। सबसे पहली चीज हम यही चीज मानते हैं, आप जो दिखाते हैं वही आपकी जो ट्रेनिंग सक्सेसफुल करता है, क्योंकि जब तक आप पिक्चराइजेशन प्रॉपर नहीं करेंगे कोई भी चीज की तब तक आप जो सिखा नहीं पाएंगे ठीक से, क्योंकि देखने वाले लोगों को प्रेजेंटेशन चाहिए। जो कि आप ओवर प्रेजेंटेशन देंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है। आपने ट्रेनिंग दे दी लेकिन विदाउट पिक्चर आप समझा रहे हैं किसी को भी बोर्ड पे या प्रोजेक्टर स्क्रीन पे, वो चीज नहीं दिख रही है तो कोई मतलब नहीं बनता उस चीज का। तो सबसे ज्यादा फोकस हमारा इस बात पे रहता है कि प्रेजेंटेशन किस तरह की हो। तो देख लेते हैं पूरा वीडियो। हमारी ट्रेनिंग में संख्या कितनी होती है? बहुत ही कम संख्या होती है, ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम नॉलेज जो है मेरा जो शेयर कर रहा हूँ मैं वो सभी तक पहुंचे। इसका खास ध्यान रखा जाता है मेरी ट्रेनिंग में। भीड़ से कुछ नहीं होता, भीड़ से सिर्फ बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, जो हम नहीं करते कभी। हम चाहते हैं कि हमारी ट्रेनिंग में क्वालिटी रहे, क्वांटिटी नहीं। ठीक है, क्वांटिटी तो हर कोई बना लेता है लेकिन क्वालिटी जरूरी है। ट्रेनिंग की क्वालिटी पे ही आपकी ट्रेनिंग की सक्सेस निर्भर करती है। सो अभी हम देख लेते हैं ऑसिलोस्कोप के बारे में। ये यूनिट का 2102 CEX मॉडल है, जो कि 100 मेगाहर्ट्ज का है। 1 गीगा साइकिल पर सेकेंड इसका सैंपल रेट है। सैंपल रेट का मतलब ये होता है कि आपके जो पल्सेस आप रिकॉर्ड कर रहे हो वो जब आप कर लेते हैं, बाद में ये प्रोब हटा देते हैं, तब ये कितने टाइम में ये हट जाता है। आपके वेवफॉर्म्स तुरंत हट जाने चाहिए, जितना टाइम लेता है वो हटने में उतना ही उसका सैंपल रेट ठीक नहीं है। सबसे पहले इसकी कीज समझ लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। सबसे पहला है ये रन एंड स्टॉप बटन। ये रेड कलर दिखा रहा है, दैट मीन्स ये स्टॉप हो चुका है। आप देख सकते हैं कि डिस्प्ले स्टॉप हो गया है। और रन मतलब ये चालू हो गया, ये अब फ्रीक्वेंसी मेजर करने के लिए रेडी है। दूसरा, यहाँ चैनल के फंक्शन है, चैनल 1 एंड चैनल 2। ठीक है, आप चैनल बटन दबा सकते हैं, चैनल 2 दबा सकते हैं। अगर जो आपको इसमें कोई भी चेंजेस करने हैं वोल्टेज में, वोल्टेज के लिए चेंजेस करने के लिए दोनों के लिए अलग अलग सेटिंग्स हैं। नॉब से ही है खैर, लेकिन आपको एक एक सेटिंग अलग अलग दे रखी है चैनल 1 एंड चैनल 2 के लिए। लेकिन आप इसमें वोल्टेज खाली आप सेट कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी कॉमन रहेगी दोनों के लिए। पहले मैं चैनल 1 कर रहा हूँ, तो यहाँ पर लिखा हुआ आ गया चैनल 1। इसमें कपलिंग मोड अब मुझे चेंज करना है, तो DC, AC या ग्राउंड। ग्राउंड मीन्स कुछ भी नहीं आएगा। आपको DC कंपोनेंट चेक करना है तो DC कपलिंग रखना है, मतलब DC इसके आगे निकलेगा। और AC कपलिंग रखते हैं आप तो इसमें से AC पल्स ही निकलेंगे, DC नहीं। ठीक है, और ग्राउंड है। ठीक है, अब DC वोल्टेज मेजर करने के लिए DC है। और चैनल 2 के लिए, और इसके बाद दूसरे फंक्शंस भी है इसमें। ये जो प्रोब रेंज है वो आपको मल्टीप्लाई बाय 10, 100, 1000 और मल्टीप्लाई बाय 1 फर्स्ट सबसे पहले। तो आपको मल्टीप्लाई बाय 10 रखना है सर्टेन सिग्नल्स। लेकिन अगर जो आपकी वोल्टेज लेवल ज़्यादा है, मान लीजिए आप CFL के AC वोल्टेज चेक कर रहे हैं, वो करीबन 1.2 किलो वोल्ट होता है, तो इन दैट केस आपको करना होगा कि इसकी जो रेंज है आप मल्टीप्लाई बाय 1000 कर लें और इस नॉब को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो देखिए ये वोल्टेज बढ़ रहा है। सो मैक्सिमम इसकी वोल्टेज रेंज है वो 20 किलो वोल्ट की है। 20 किलो वोल्ट से ज़्यादा नहीं जाएगा, लिख के आएगा कि ऑपरेशन एट लिमिट, मतलब ये इसकी एक लिमिट आ गई कि 20 किलो वोल्ट से ज़्यादा आप चेक नहीं कर सकते इस ऑसिलोस्कोप पे। सबसे पहली चीज ये है, आपको वोल्टेज सेट करना है एज पर द सिग्नल। सिग्नल के हिसाब से आपको वोल्टेज रखना है। अब अगर जो चैनल 2 की बात की जाए तो चैनल 2 के लिए आपको चैनल 2 प्रेस करना है, यहाँ लिख के आ जाएगा चैनल 2। अब इसमें भी सेम है, DC, AC, ग्राउंड। ठीक है, सो सेम फंक्शन है जो मैंने पहले आपको चैनल 1 के लिए समझाया था। चैनल 2 के लिए भी हमने अलग ही सेटिंग की, लेकिन ये वोल्टेज के लिए सेटिंग होगी। ठीक है, आप देख सकते हैं येलो में चैनल की जो वोल्टेज रीडिंग आ रही है वो येलो कलर दे रहा है, इसका जो कलर है वही है इसमें। सो इसकी ऑपरेशन लिमिट जो है 20 वोल्ट बता रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, प्रोब रेंज मल्टीप्लाई बाय 1।
आपको फिर इसे बढ़ाना है, आपके वोल्टेज के हिसाब से देना है, आपको कितना वोल्ट चेक करना है उसके हिसाब से। मान लीजिए 1 किलो वोल्ट का सिग्नल है तो आपको 1 किलो वोल्ट रखना है। अब दोनों को भी 1 किलो वोल्ट रख सकते हैं कंपैरिजन चेक करने के लिए। अब 2 CFLs के आउटपुट चेक कर रहे हैं, अब दोनों को अगर जो चेक कर रहे हैं तो दोनों पल्स आप एक साथ चेक कर सकते हैं, ताकि आपको वेवफॉर्म की जो एम्पलीट्यूड है और वेवफॉर्म की जो टाइमिंग है वो दोनों सेम है या नहीं पता चलेगा। दोनों को कंपेयर करने के लिए आपने वोल्टेज की रेंज सेम रख ली, फ्रीक्वेंसी तो खैर सेम है ही, दोनों के लिए कॉमन रहेगी ये चीज़। फ्रीक्वेंसी चेंज करने के लिए यहाँ नॉब दिया गया है। ये इसकी जो मैक्सिमम रेंज है वो है 50 सेकेंड्स, ठीक है, मतलब 50 सेकंड तक की इसकी मैक्सिमम रेंज है। और कम करेंगे, और आपको एक चीज़ बता देता हूँ, इसमें एंटी क्लॉकवाइज आप घुमाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी की उल्टी दिशा में फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। और वोल्टेज का भी ऐसा ही है, आप एंटी क्लॉकवाइज बढ़ाएंगे तो वोल्टेज बढ़ेंगे, जैसे आप देख सकते हैं ये बढ़ रहा है, और क्लॉकवाइज में ये घट रहा है, ठीक है। अब ये 50 सेकंड है, आपको अगर जो इससे कम करना है तो क्लॉकवाइज घुमाना है, ठीक है। तो देखिए मिली सेकेंड हो गया, अब माइक्रो सेकेंड हो गया, इसके बाद नैनो सेकेंड हो गया, ठीक है। सो इसके कितना है 2 नैनो सेकेंड और 50 सेकेंड, इसके बीच में आप सेटिंग कर सकते हैं। इसकी जो मैक्सिमम रेंज क्या हो गई 50 सेकेंड, और मिनिमम रेंज कितनी है 2 सेकेंड, 2 नैनो सेकेंड, ठीक है। सो आपको ये फ्रीक्वेंसी सेट करनी है एज पर बोर्ड में, आपको फ्रीक्वेंसी पता हो कि इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है उसके हिसाब से। जैसे क्लॉक फ्रीक्वेंसी चेक करें तो आपको इसको रखना है 20 नैनो सेकेंड से लेके 50 नैनो सेकेंड, ठीक है, या 20 या 50 नैनो सेकेंड आप रख सकते हैं। और वोल्टेज की रेंज आपको रखनी होगी, अगर जो आप यहाँ पे फ्लैश आईसी की रीडिंग लेना चाहते हैं तो वोल्टेज की जो रीडिंग रहेगी वो आपकी रहेगी 2 वोल्ट, ठीक है। यहाँ 5 वोल्ट बता रहा है क्योंकि आपने प्रोब रेंज को 1000 रखा है, आप इसको मल्टीप्लाई बाय 10 कर दीजिए, ठीक है। फिर बाद में आप चेक कीजिए कि इसकी जो मैक्सिमम रेंज आपको कितनी रखनी है। ये आप 1 वोल्ट रख सकते हैं या 2 वोल्ट रख सकते हैं, ठीक है। इसको भी आपको चेंज करना होगा तो चैनल 1 दबाइए आप एक बार, और फिर बाद में इसकी भी प्रोब रेंज को आप मल्टीप्लाई बाय 10 कर दीजिए और इसको क्लॉकवाइज घुमा के आप कम कर सकते हैं, ठीक है। जैसे 1 वोल्ट दोनों को मैंने रख दिया, ठीक है। अभी प्रोब की फर्स्ट सेटिंग, इनिशियल सेटिंग कैसे की जाती है वो बताने वाला हूँ आपको। जैसे ही आपके पास कोई भी चीज़ आती है तो आप उसको इनिशियल सेटिंग में जरूर करना चाहेंगे, तो उसके लिए एक बटन है इधर, यूटिलिटी बटन है। यूटिलिटी बटन में यहाँ पर आप देखेंगे कि सेल्फ एडजस्ट है, उसके सामने F1 की है, आपको इसे प्रेस करना है। अब एग्जीक्यूट मतलब इसे चालू करना, तो हम क्या करेंगे एग्जीक्यूट करेंगे इसको। तो ये देखिए उस समय पे आपका लिखा हुआ है कि प्लीज मेक श्योर देयर इज नो सिग्नल ऑन एनी इनपुट्स, मतलब ये दोनों इनपुट में कोई भी सिग्नल्स नहीं होने चाहिए। तो हमने पहले से ही इसे निकाल के रखा है ताकि हम जो कैलिब्रेशन कर रहे हैं उसकी रीडिंग इसकी फाइनल आए विदाउट सिग्नल की, ठीक है। प्रोब लगाने के बाद जितनी भी चीज आएगी वो आपकी आउटपुट फ्रीक्वेंसी आएगी। ऐसा लगता हो कि आपको पल्स की फ्रीक्वेंसी सेट करना या वोल्टेज आपको समझ नहीं आ रही कोई बात, तो आप इसमें ऑटो फंक्शन दबा सकते हैं। सबसे पहले मैंने कैलिबर किया था, उसके बाद मैं ऑटो फंक्शन दबा रहा हूँ और ये पल्स देख सकते हैं कि एकदम सही है। अगर जो इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इसको ठीक कर सकते हैं। यहाँ पर प्रोब में दिए गए इस होल के थ्रू इसमें एक प्रीसेटर है जो कि कैपेसिटेंस वैल्यू इसकी चेंज करेगा, और इससे आप इसके जो पल्सेस हैं उसको स्ट्रेट, मतलब ये जो पोर्शन होता है इसका डाउन टाइम, बंद होने का टाइम होता है, वो जो समय जो रिकॉर्ड कर रहा है वो स्ट्रेट ना हो तो आप इससे सीधा कर सकते हैं, ठीक है। और मेजर बटन का यूज तब होगा जब मैंने ये जो दिया हुआ है पल्स वो है 1 किलोहर्ट्ज का, तो आप देख सकते हैं कि 999 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी बता रहा है 1 किलोहर्ट्ज के करीब, और इसके जो वोल्टेज है वो 3 वोल्ट है। आप मेजर बटन दबा के देख सकते हैं ये 3.12 वोल्ट बता रहा है इधर रीडिंग में, ठीक है, मतलब करीब करीब 3 वोल्ट है। तो ये तो इसके अंदर है ये फ्रीक्वेंसी जो कि हमें प्रोब चेक करने के लिए दिया गया है, को करेक्ट करने के लिए।
दूसरी चीज है यहाँ पर ट्रिगर लेवल। ये जो ट्रिगर लेवल है आप इसको ऑटो रख सकते हैं, नॉर्मल रख सकते हैं और सिंगल कर सकते हैं। सिंगल में आप देख सकते हैं कि ये रेड हो जाएगा, मतलब एक टाइम का पल्स रिकॉर्ड करके वो स्टॉप हो जाएगा और आप पल्स की फ्रीक्वेंसी वगैरह एम्पलीट्यूड देख सकते हैं इसमें। ठीक है, मतलब फ्रीक्वेंसी कैप्चर कर लेगा और बंद हो जाएगा। ओके, सो एक तो फंक्शन ये हो गया। दूसरा फंक्शन है नॉर्मल। नॉर्मल में क्या है, आपको पहले स्टार्ट करना होगा। आप इसकी जो पल्सेस की जो स्पीड है उसको अल्टर कर सकते हैं। देखिए आप, ये देखिए, ठीक है, ये ट्रिगर लेवल आप सेट कर सकते हैं, उतने पे रखें जितने पे ये पल्स भागे नहीं, एक जगह पे खड़े रहे, ताकि आपको वो रिकॉर्ड करने में टाइम मिलेगा कि इसकी जो विड्थ है, दैट मीन्स इसकी जो टाइमिंग है कितनी है और इसकी जो एम्पलीट्यूड है पल्स की कितनी है। एक बॉक्स डिसाइड करेगा कि आपने ये जो मिलीवोल्ट में जो वोल्टेज रखा है, ये वाली जो साइड है, ये 500 मिलीवोल्ट पर दिस बॉक्स है फ्रॉम एम्पलीट्यूड साइड। और अगर जो टाइमिंग साइड की बात की जाए तो ये है 500 माइक्रोसेकंड होगा। तो आप देख सकते हैं कि ये 500 माइक्रोसेकंड है। और अगर जो आप पूरी पल्स की काउंटिंग करें तो ये करीब बन के आता है 1 किलोहर्ट्ज। ठीक है, 1 किलोहर्ट्ज टोटल आप पल्स चेक करें, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये फ्रीक्वेंसी चेंज करूँ तो ये आप देख सकते हैं कि मैं इसकी जो फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहा हूँ तो इसकी जो विड्थ है वो एंटी क्लॉकवाइज घुमा के इसकी जो स्पीड है उसको वेरी कर सकता हूँ। ठीक है, मैं इसकी बारीक से बारीक रेंज के लिए मुझे क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा ताकि मैं इसे खोल सकूं पूरी तरह। ठीक है, ये क्लियर हो गया। जो दिखाने जा रहा हूँ मैं चिप सिलेक्ट की वैल्यू दिखा रहा हूँ आपको। चिप सिलेक्ट की वैल्यू कितनी है, मैं मेजर बटन दबा के दिखा रहा हूँ आपको। ये 4.56 इसकी जो एम्पलीट्यूड है, मैक्सिमम जो साइज है एम्पलीट्यूड की वो 4.56 है। और इसकी पीरियड है जो ऑन ऑफ फ्रीक्वेंसी की वो है 51 माइक्रोसेकंड से लेके 17 माइक्रोसेकंड तक इस पल्स की। तो ये चिप सिलेक्ट पल्स है। चिप सिलेक्ट होता क्या है, चिप सिलेक्ट एक ऐसा पल्स है जो कमांड पल्स है, जो प्रोसेसर से निकलता है, जो इस आईसी में जाता है। प्रोसेसर इसको ये कमांड देता है कि आपके पास क्या है वो मुझे चाहिए। तो डेटा इनपुट आउटपुट 0 जो होता है 2 नंबर पर, ये प्रोसेसर साथ साथ में ही ये पल्स भी देता है। आप देख सकते हैं ये 2.56 माइक्रोसेकंड का ये पल्स रहता है नॉर्मली। नैनो सेकंड से 2.56 माइक्रोसेकंड तक ये पल्स वेरी करेगा। इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। और दूसरा ट्रिगर लेवल सेट कर सकते हैं ताकि आपको अगर जो इसको कांस्टेंट रीडिंग देखनी हो इसकी, तो आप देखो इसको आप रिकॉर्ड कर सकते हो। ठीक है, इसको बड़ा छोटा कर सकते हो आप देखो ये एकदम रुक गया है। ठीक है, और ये दौड़ रहा है। ठीक है, सो आप हर एक फ्रीक्वेंसी को रिकॉर्ड कर सकते हो इसमें डीएसओ में। सो ये हो गया सेकंड नंबर की पिन जो कि फ्लैश आईसी की है। 5वें नंबर की पिन जो है डेटा इनपुट आउटपुट 1, ये भी देख लीजिए सेम फ्रीक्वेंसी ही होती है, लेकिन इसका काम है इसके अंदर जो फ्लैश मेमोरी में जो जो भरा है वो प्रोसेसर से शेयर करना। प्रोसेसर को देता है ये। और आप देख सकते हैं कि ये मैंने जो कनेक्ट कर रखा है प्रोब, और ये जो आप देख रहे हैं ये उसी पिन का पल्स वैल्यू है। अब अगर जो मैं इसे नॉर्मल करता हूँ ट्रिगर लेवल, तो आप देख सकते हैं ये ऑटो फंक्शन पे था। नॉर्मल करने से क्या हो रहा है, आप फोर्स कर सकते हैं हर एक वैल्यू देखने के लिए। सबसे पहले तो मैं फ्रीक्वेंसी को ठीक कर लेता हूँ। अब एक्वायर में मैं इसकी जो सैंपल रेट है उसको मैं एवरेज कर देता हूँ ताकि आप बारीक चीज़ें देख सकें। ठीक है, और जो मेजर बटन से मैं इसकी वैल्यू चेक कर सकता हूँ। तो अब मैं फोर्स बटन जब मैं यूज़ करता हूँ, ट्रिगर लेवल पहले सेट करना होगा आपको। एक ट्रिगर लेवल सेट हो जाता है, ये देखो रुक गया। आपको इसकी नेक्स्ट वैल्यू देखनी तो फोर्स दबाना है। ट्रिगर में नॉर्मल जो फंक्शन का यूज़ इसलिए होता है कि आप फोर्स करके एक एक पल्स की वैल्यू ले सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, अब मेजर में मैं रखता हूँ इसको
इसमें मुझे सारी रीडिंग मिल रही है। सो मैं एक एक पल्स की वैल्यू रिकॉर्ड कर सकता हूँ, देख सकता हूँ। सो ये होता है आपको नॉर्मल फंक्शन ट्रिगर का रखने से फ़ायदा कि आप एक एक चीज़ें चेक कर सकते हैं। एक और चीज़ है इसमें क्लॉक के लिए आपको जो फ्रीक्वेंसी की जो सेटिंग है, जो कि मैंने अभी माइक्रो सेकेंड में किया हुआ था, मिली सेकेंड तक, आपको इसको नैनो सेकेंड करना है। नैनो के लिए आपको क्लॉकवाइज घुमाना होगा, 50 नैनो सेकेंड इसकी पल्स वैल्यू होगी। और आप फोर्स बटन दबाइए तो देख सकते हैं कि ये क्लॉक फ्रीक्वेंसी है और ये क्लॉक फ्रीक्वेंसी आपको एकदम क्लियर देखने मिल रही है। आप इसकी सेटिंग जैसे आपको चाहिए वैसे कर सकते हैं और इसकी जो वैल्यू आप देख सकते हैं, इसकी जो मैक्सिमम वेवफॉर्म्स है वो 4.24 एम्पलीट्यूड का है और इसकी जो पीरियड है क्लॉक फ्रीक्वेंसी की पीरियड वो है 83 नैनो सेकेंड। तो आपको पता चल गया होगा कि इसको मैंने नैनो सेकेंड पे क्यों किया है। सो आपने देख लिया कि ऑसिलोस्कोप किस तरह से काम करता है और जो ऑसिलोस्कोप नहीं यूज करते हैं वो भी आप शायद यूज करने लगेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में जो चलन में नहीं थी चीज, मैंने उसको चालू कर दिया क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इसे चालू करने वाला भी मैं ही हूँ, क्योंकि इसका प्रचार भी मैंने ही किया सबसे पहले इंडिया में। वरना तो आप जितने भी वीडियोस देखते थे फॉरेनर्स के होते थे ऑसिलोस्कोप के, कोई भी इंडियंस नहीं थे उसमें। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इंडिया का इतना ऊंचा कर दिया है कि अब इंडिया को भी कोई ऐसे नहीं देख सकता। इंडिया में भी टैलेंट की कमी नहीं है। हाँ, चीज ये होती थी कि इंडिया से टैलेंट चले जाते थे बाहर देशों में। हमने इंडिया की टैलेंट इंडिया में ही रखी और मैं चाहता हूँ हमारे जितने भी दर्शक देख रहे हैं वो भी इंडिया में रहें और इंडिया में अपनी टैलेंट का प्रदर्शन करें, ना कि फॉरेन कंट्रीज में जाके उनकी डॉलर की वैल्यू बढ़ाएं। थैंक्स अ लॉट दोस्तों, और आपका भी थैंक्स, आप जो स्टूडेंट्स आए हैं इधर इतना उम्मीद लेकर कि मैं कुछ नॉलेज दूंगा और आपकी उम्मीद पे शायद मैं खरा उतरा हूँ। सो थैंक यू दोस्तों।